हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 9 टू 14 जो बीएसए सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाओ सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 क्या बात करता है? हमारा फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। कह रहे हैं फैक्ट वैसे रेलेवेंट नहीं है। क्या कह रहा है? फैक्ट हमारा वैसे रेलेवेंट नहीं है पर फिर भी रेलेवेंट होगा। कब रेलेवेंट होगा? दो कंडीशंस बताई हैं। अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद एनी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। मैं बता चुकी हूं पहले भी कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। फैक्ट इन इशू जब एक पार्टी कोई चीज एलिज करती है कि हाँ ऐसे है, दूसरी पार्टी मना करती है ऐसा नहीं है। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? जब हमें फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स की जरूरत होती है, दैट ऑल आर कंसिडर्ड टू बी रेलेवेंट फैक्ट। तो एक हमारा जो सेक्शन 9 है उसमें भी हमारे इसी टाइप की एक रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि फैक्ट वैसे तो रेलेवेंट नहीं है पर रेलेवेंट होंगे अगर वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मैंने बोला ए ने बी को मारा, यहाँ पे बी की डेथ हो रखी थी और हमने क्या एलिज किया कि ए ने ही बी की डेथ कॉज करी है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फैक्टर इशू की हाँ क्या इसने कॉज करी है कि नहीं। बट जैसे मेरे को पता लगा कि बी ने तो सुसाइड कर रखा है, बी की डेथ ए ने तो करी ही नहीं, बी ने तो सुसाइड कर रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया फैक्ट इन इशू के साथ। हमारा फैक्ट इन इशू क्या था? डेथ था। डेथ था जो हम कह रहे थे ए ने करी होगी बी की, बट हमें बाद में पता लगा बी ने तो सुसाइड की है। तो ये सुसाइड वाला फैक्ट क्या हो चुका है? इनकंसिस्टेंट हो चुका है। तो अब ये सुसाइड वाला फैक्ट क्या माना जाएगा? यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये मेन फैक्ट इन इशू को क्या कर चुका है? इनकंसिस्टेंट कर चुका है। समझ गए? अगले पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहे फैक्ट वैसे रेलेवेंट नहीं है पर वो रेलेवेंट होगा इफ बाय themselves और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस किसी भी फैक्ट इन इशू की या रेलेवेंट फैक्ट की हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल। इसका मतलब कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के कनेक्शन में या चाहे उनका कोई कनेक्शन ना हो, वो हमारे फैक्ट इन इशू जो मेन फैक्ट है या कोई रेलेवेंट फैक्ट है उसके चांसेस कैसे कर देते हैं? हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल। इसका मतलब माना कि ठीक है चांसेस कम है या चांसेस ज्यादा हो सकते थे पर वो चीज इम्पॉसिबल तो नहीं होगी। क्या बोला? हो सकता है कि हाँ चांसेस कम हो पर वो चीज इम्पॉसिबल नहीं होगी। जैसे कि हमने बोला ए का मर्डर हुआ है दिल्ली में, दिल्ली में हुआ है, पर बी जो है रहता है हरियाणा में। ठीक है, हम किस पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि बी ने ही मर्डर किया होगा और हमने किस बेस पे बोला? ए में मेला लगा, दिल्ली में मेला लगा हुआ था और बी जो है उसकी डेथ के अराउंड, जब उसकी डेथ हुई दिल्ली में तो बी भी वहीं पे आसपास घूम रहा था। तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल नहीं हुआ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बी ने मर्डर किया हो, बट हाँ चांसेस कम है क्योंकि ये बंदा हरियाणा का है। चांसेस कम है कि इसने मर्डर किया हो पर ये चीज इम्पॉसिबल नहीं हुई। चांसेस किस बेस पे हमने बोले? क्योंकि बी जो है उस टाइम पे उसी मेले में घूम रहा था, इस वजह से हमने बोला कि इम्पॉसिबल नहीं है पर चांसेस कम है कि हाँ बी ने ही किया होगा। हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल है, या इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत हाई चांसेस है बी ने ही किया है पर इम्पॉसिबल नहीं है वो चीज। समझ गए? तो ये वाले फैक्ट भी हमारे कैसे होंगे? रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। ओके, अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए ने क्राइम किया है या नहीं चेन्नई पे ऑन अ सर्टेन डे, कि इस दिन पे चेन्नई में ए ने क्राइम किया कि नहीं। द फैक्ट दैट उस दिन ए लद्दाख था वो रेलेवेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेन्नई की, बट हमने वहां बोला कि ए जो है लद्दाख में था, ये फैक्ट तो ठीक है रेलेवेंट है। द फैक्ट दैट नियर द टाइम जब वो क्राइम हुआ ए वॉज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज कमिटेड, कि ए जो है उतनी दूरी पे था, मानो ऑफेंस अगर यहां हुआ है तो इतनी दूरी पे था ए जहां पे वो ऑफेंस हुआ, विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल ऑल्दो नॉट इम्पॉसिबल दैट ही कमिटेड इट। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हो ही नहीं सकता ए ने किया हो। बेटा जी चाहे वो लद्दाख रहता हो, बट जब वो क्राइम हुआ ना चेन्नई में ए उसके आसपास ही था, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है पर हाँ चांसेस है, हो सकता है ए ने ऑफेंस किया हो। तो ये फैक्ट हमारे क्या माने जाते हैं? रेलेवेंट फैक्ट माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो
इस सेक्शन के साथ हमारा एक क्वेश्चन क्या लिंक है कि कोर्ट की अप्रोच क्या होगी इन द केस ऑफ एलिबाई। ये जो सेक्शन हमारा दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है कि हम ऑफेंस हुआ है एक जगह पे, एक्यूज्ड प्रेजेंट था दूसरी जगह पे। ऐसा कौन बोल रहा है, एक्यूज्ड बोल रहा है। कह रहा है ठीक है भाई ऑफेंस दिल्ली में हुआ होगा बट जी मैं तो चेन्नई में मौजूद था। तो ये कौन बोल रहा है, ये प्ली कौन ले रहा है, एक्यूज ले रहा है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी एक्यूज्ड के ऊपर होगा, उसको ये प्रूव करना होगा कि जब ऑफेंस दिल्ली में हो रहा था मैं सच में चेन्नई में था। यहाँ पे कोर्ट की अप्रोच क्या रहेगी, कोर्ट हमेशा जो है शक की नजर से देखता है, सस्पिशन रेज करता है हमेशा। क्योंकि कोर्ट ने अगर ऐसे ही इसको हल्के में ले लिया तो एक्यूज तो हमेशा इस चीज का फायदा उठाएगा। एक्यूज तो हमेशा कह देगा नहीं जी नहीं मैं तो वहां था ही नहीं। तो कोर्ट बहुत सस्पिशन से इस चीज को देखता है और इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, प्रॉपर एक्यूज्ड के ऊपर। उसको प्रूफ करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि हाँ भाई तू चेन्नई में ही था। समझ गए। अगले सेक्शन पे आ जाओ, सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है, फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस की बात कर रहा है, ये अप्लाई होता है पहली बात सिर्फ सिविल लॉ पे। क्या कह रहा है, जब भी हमें डैमेजेस किसी सूट में हमने क्लेम करे हैं तो कोई भी फैक्ट, एनी फैक्ट बोल दिया मतलब इसमें हर चीज इंक्लूड हो जाती है, कोई भी फैक्ट जो भी इनेबल कर रहा है कोर्ट को डिटरमाइन करने के लिए कितना डैमेजेस होना चाहिए जो हमें देना है वो रेलेवेंट होगा। इसका मतलब अगर हमें डैमेजेस डिसाइड करने हैं कि एक सूट में हमें कितने डैमेजेस पार्टी को देने चाहिए, तो जो जो फैक्ट हम लेंगे उसको कंसीडर करेंगे, जो जो हेल्प करेंगे डिसाइड करने में, ये सारे फैक्ट्स हमारे रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। एग्जाम्पल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, शादी का टेंट वगैरह लगाना था, ये सब लगाना था। अब क्या है, बी ने उस चीज का क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। बी ने बोला मैं तो नहीं लगा रहा कॉन्ट्रैक्ट को। अब ए को जो भी डैमेजेस की भरपाई मिलेगी, जो भी बी की वजह से उसको लॉस हुआ, किसको, ए को लॉस हुआ, तो अब जो भी ए को लॉस हुआ, अब इसके डैमेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हाँ ए ने जो है पहले एडवांस दे रखा था, ए ने क्या है कहीं और बुकिंग नहीं करी, ए को क्या है मेंटल ट्रॉमा हो गया था, वो डिप्रेशन में चला गया था, शादी का टेंट नहीं लगा। तो ये सब जितने भी फैक्ट्स होंगे उसके डैमेजेस को डिसाइड करने में वो सारे फैक्ट्स हमारे क्या माने जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। ओके, अब आ जाओ अगले पे, सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। कब रेलेवेंट होंगे वो फैक्ट्स, जब हमारे राइट या कस्टम अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट या कस्टम। जब बात हो रही है क्या ये फलाना राइट एग्जिस्ट करता है, क्या ये फलाना कस्टम एग्जिस्ट करता है, तो हम इन फैक्ट्स को कैसे प्रूव करेंगे। हमने बोला वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो किसके रिगार्डिंग है, एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट या कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, एजर्टेड या डिनाइड, या जो इनकंसिस्टेंट था उसकी एग्जिस्टेंस के साथ। तो वो सारे फैक्ट रेलेवेंट होंगे। अगर हमने बोला ये राइट या कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं, या राइट या कस्टम है कि नहीं, तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो उस राइट को बना रही है, तो वो वाले सारे फैक्ट्स कैसे होंगे, हमारे रेलेवेंट माने जाएंगे। कौन से, जो उस ट्रांजेक्शन को दिखा रही है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन जो है सही है। सिमिलरली पर्टिकुलर इंस्टांस इन विच द राइट या कस्टम वॉज क्लेम्ड। अगर हमारा राइट क्वेश्चन में है कि ये राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, और उसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस है, पर्टिकुलर सिनेरियो क्रिएट हो रखा है, जब तुमने वो क्रिएट जो राइट या कस्टम है उसे क्लेम किया था, तो वो सारे फैक्ट्स भी रेलेवेंट माने जाएंगे। इसको हम इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं, मैं यहाँ इलस्ट्रेशन लिखना भूल गई, बट सेक्शन 11 का जब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वेदर ए के पास जो है राइट टू फिशरी है कि नहीं, राइट टू फिशरी है कि नहीं, कि क्या इसको फिशरी करने का राइट है कि नहीं। अब ये राइट आ गया, क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गया। अब हमने बोला या तो हम इसको किसी ट्रांजैक्शन से प्रूव करेंगे जिसकी वजह से ये राइट ए को मिला हो, या किसी एक ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंस से प्रूव करेंगे जिससे हमें पता लग जाए, क्या पता लग जाए पर्टिकुलर इंस्टेंस से, कि वो राइट कैसे क्लेम कर रहा है या उसको कैसे ये राइट रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, अब मैंने बोला क्या ए के पास राइट टू फिशरी है कि नहीं, अ डीड कन्फरिंग द फिशरीज ऑन एज एंसेस्टर्स। मैं इलस्ट्रेशन पढ़ रही हूँ, ए के एंसेस्टर्स के पास इस चीज की डीड दे रखी थी,
या हो सकता है ए के फादर ने मोर्टगेज कर रखी हो, या फिशरी जो है ए के फादर ने किसी को आगे दे रखी हो। तो ये सब चीजें जो भी हमें दिखा रही है उनके डीड के थ्रू हो गया, या किसी को तुमने ट्रांसफर करी थी, उसके फादर ने ट्रांसफर करी थी, उसके ग्रैंड फादर ने ट्रांसफर करी थी। तो ये सब हमें क्या दिखाता है कि हाँ, इनके पास ही ये राइट एग्जिस्ट करता है। और ये एक तरह का हमें ट्रांजेक्शन दिखा रहा है जिससे ये पता लग रहा है कि ए के पास जो है राइट है फिशरी का। समझ गए? तो हमें कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन दिखानी होती है या पर्टिकुलर इंस्टेंस दिखाना होता है अगर हम कोई भी राइट या कस्टम को अगर क्लेम करते हैं तो। ओके, अब आ जाओ अगले पे, सेक्शन 12, showing existence of state of mind और of body या bodily feeling। सेक्शन 12 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। फैक्ट जो भी एग्जिस्टेंस दिखाते हैं किसी भी स्टेट ऑफ माइंड की, चाहे वो इंटेंशन हो, नॉलेज हो, गुड फेथ हो, नेग्लिजेंस हो, रैशनेस हो, मतलब अगर तुम्हारा कोई भी स्टेट ऑफ माइंड दिखाया जा रहा है वो सारे फैक्ट्स हमारे कैसे फैक्ट्स माने जाएंगे? रेलेवेंट माने जाएंगे। समझ गए? अब इसमें जो है हमें मोटिव वर्ड नहीं दे रखा, क्योंकि देखो स्टेट ऑफ माइंड में तो मोटिव भी आ सकता है, बट हमें मोटिव क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि हम इसकी रेलेवेंसी कहां पढ़ चुके हैं? सेक्शन 6 में पढ़ चुके हैं। और सेक्शन 12 में जो है मोटिव हमें नहीं दे रखा, हमें दे रखा है इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, ये सब। तो जो भी हमारा फैक्ट स्टेट ऑफ माइंड को दिखाएगा, ठीक है, कि हाँ इस टाइम पे मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड था, वो सारे फैक्ट्स हमारे रेलेवेंट ही माने जाएंगे। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन देखेंगे। पहले आ जाओ एक्सप्लेनेशन 1 पे, क्या बोल रहा है? अ फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड। वो क्या दिखाना चाहिए कि उस टाइम पे हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जनरली नहीं था, बट एक पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही था। मतलब हमें क्या दिखाना है कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर माइंड जनरल नहीं था बल्कि क्या थी? पर्टिकुलर। इसका मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया इसमें, हमने बोला कि ए जो है बी को शूट करने की कोशिश कर रहा था। अब एक फैक्ट हमारा क्या होगा, ये इलस्ट्रेशन में से ही है। एक फैक्ट हमारा क्या होगा, हाँ हमने ना पहले भी बहुत बार देखा है, ए ने ना बी को मारने की कोशिश करी है। तो ये क्या दिखा दिया? उसका पर्टिकुलर इंस्टेंस दिखा दिया, पर्टिकुलरली दिखा दिया कि हाँ ए बी को ही मारना चाहता था। तो ये फैक्ट तो हो गया रेलेवेंट। बट अगर मैंने इसको जनरली दिखाया, जनरल कैसे दिखाया कि हाँ ए को ना आदत है, वो ना हर किसी को मारने की कोशिश करता है, तो भाई तुम्हारा बी का इंटेंशन तो यहाँ पे प्रूव ही नहीं हो रहा। तो ये जो मैंने बोला कि ए सिर्फ बी को मारना चाहता था, पर्टिकुलर बंदे को, तो ये फैक्ट हो जाएगा रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 12। बट अगर मैंने बोला ए तो जनरली उसको आदत है इधर उधर लोगों को मारने की, तो ये जो है फैक्ट लास्ट वाला रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें सेक्शन 12 की कंडीशन क्या है? हमें पर्टिकुलरली दिखाना है उस चीज को, जनरली हमें नहीं दिखाना। समझ गए? अगले पे आ जाओ। बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, प्रीवियस कमीशन बाय एक्यूज्ड अगर रेलेवेंट है, भाई हाँ इस बंदे ने जो है पहले भी ऑफेंस कमिट किया था, तो अगर वो रेलेवेंट है तो उसका जो प्रीवियस कन्विक्शन है कि उसको उस ऑफेंस में कन्विक्ट भी कर दिया गया था, वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। इसका मतलब अगर हमने बोला कि उसने चोरी पहले भी करी थी, तो अगर ये चीज रेलेवेंट है तो ये भी इसमें रेलेवेंट होगी कि हाँ उसको ना पिछली बार ना जब उसने चोरी करी ना उसको 2 साल जेल में डाल दिया था। तो ये वाला फैक्ट भी हमारा क्या माना जाएगा? रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ए को क्या है, हमने एक्यूज करा भाई तू ना चोरी का सामान रखता है और तुझे भी पता है कि ये चोरी का सामान ही है, नोइंग देम टू बी स्टोलन, तुझे भी पता है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि उसके पोजेशन में ये पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल था। इसका मतलब सपोज अगर वो पर्स चुराता था तो हमें पता लगा कि उसके पोजेशन में और भी पर्स है। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वॉज इन पोजेशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स, हमें पता लगा कि उसके पास जो है बहुत सारे पर्स उसने चुरा रखे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि उसको पता है कि सारे आर्टिकल्स जो भी हैं उसके पोजेशन में वो चोरी का ही सामान है। तो ये फैक्ट कैसा माना जाएगा? रेलेवेंट फैक्ट। क्यों? यहाँ पे उसका स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है कि उसको जो है चोरी करने की आदत है, और वो भी क्या चोरी करता है? वो पर्स चोरी करता है, और जो कि उसको पता है ये चीज भी। तो उसका ये स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहा है, और ये फैक्ट हमारा क्या माना जाएगा? रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। समझ गए? चलो अब आ जाओ अगले पे। अब हम आते हैं सेक्शन 13 पे, क्या बोल रहा है? ये भी इजी सा है।
फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल या इंटेंशनल। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो इसने एक्ट किया, एक फलाना कोई भी एक्ट किया, तो ये उसने बाय चांस एक्सीडेंटल कर दिया, गलती से कर दिया, या उसकी इंटेंशन थी इस एक्ट को करने की। तो अगर ये कोई भी ऐसे फैक्ट्स होंगे वो भी रेलेवेंट माने जाएंगे। सेक्शन पढ़ते हैं। When there is a question whether an act was accidental था, गलती से कर दिया, या जान कर किया, और done with a particular knowledge या intention, किसी एक इरादे से अगर उसने वो एक्ट किया है, the fact that such act formed part of series of similar occurrences, ये MCQ बनता है, सेम occurrence होएगा या similar, that is similar occurrences, मिलते जुलते हैं अगर, in each of which the person जो एक्ट कर रहा था वो हम relevant मानेंगे। ठीक है, देखो अब मैंने बोला कि उसने जो एक्ट किया वो एक्सीडेंटल किया उसने, या जानबूझकर इंटेंशनली अगर उसने वो एक्ट किया है। हम क्या देखेंगे, सीरीज देखेंगे सिमिलर अकरेंस की, क्या वो लगातार सेम सेम सी चीजें करता आ रहा है कि नहीं, यहाँ कुछ किया यहाँ कुछ किया। तो इस चीज से हमें पता लगेगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. अब A को क्या आदत थी कि हाँ मैं अपना घर है ये जला देता हूँ और जो भी मेरे को इंश्योरेंस का पैसा है वो मेरे को मिल जाएगा। The fact that A lived in several houses. अब A क्या है, बार बार अपना घर चेंज किए जा रहा, वहां पे दूसरे दूसरे घरों में रहा जा रहा। क्या कर रहा है, ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, जो जो उसने इंश्योरेंस करवा रखे थे वहां रहता और वहां पे ही आग लगती रहती। हमें पता लगा पहले यहाँ रहा यहाँ आग लगी, यहाँ रहा यहाँ आग लगी, यहाँ रहा यहाँ आग लगी। तो इसका मतलब हमें पता लग रहा है ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट है, क्योंकि ये फायर जो है एक्सीडेंटल नहीं हो रही, इंटेंशनल हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसको तो इंश्योरेंस से पैसा मिल रहा है। तो ये वाले फैक्ट जो भी हमारे फैक्ट्स होंगे रेलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अगले पे आ जाओ। इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 14। क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलेवेंट माना जाएगा। ये बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैंने बोला क्या ये एक्ट तुमने किया है कि नहीं। अब मैंने उसका एग्जिस्टेंस दिखा दिया कि जी हमारे बिजनेस में तो ऐसा ऐसा होता आ रहा है, जो हम नेचुरल ऐसा ही करते हैं, तो वो फैक्ट हमारा क्या फैक्ट माना जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट। तो इसका इलस्ट्रेशन समझते हैं, समझ आ जाएगा अच्छे से। फिर क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैच्ड। मैंने बोला कि मेरे को एक लेटर पहुंचवाना है दिल्ली से चेन्नई, तो क्या वो लेटर डिस्पैच हो गया, क्या दिल्ली से चल पड़ा वो लेटर, क्या वहां से हमने कुरियर कर दिया। द फैक्ट दैट इट वॉज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स put in a certain place to be carried to the post and that particular letter was put in that place are relevant। हमने बोला कि जी हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या रहता है कि जो भी दिल्ली से चेन्नई हमारे लेटर्स जाते हैं हम उसको इस कार्टून में इकट्ठा कर देते हैं, हम इस टैंक में उस सारे उन कुरियर्स को डाल देते हैं, फिर हम उस चीज को डिलीवर करते हैं। तो आपका लेटर भी हमने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इस टैंकर में डाल दिया है, अब वो हमारा चेन्नई में चला जाएगा। तो जैसे उसने ये बोला फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस पे रख दिया ताकि हम उसको पोस्ट तक ले जाए, तो ये क्या माना जाएगा हमारा फैक्ट रेलेवेंट। क्यों, ये हमारा क्या दर्शा रहा है कि हमने वही काम किया जो हम नेचुरली अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करते आ रहे हैं। समझ गए, इजी था ये, जिसमें हमने सेक्शन 9 to 14 को कवर कर लिया है। अब अगले सेक्शंस हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।